तो सभी को गुड मॉर्निंग। सब ठीक हो? आफ्टरनून हो गया। चलो भाई आफ्टरनून ले लो। बातें नहीं भाई, हो गया, चुप हो जाओ। तुम्हें बोलना क्यों पड़ता है चुप होने के लिए? होते क्यों नहीं हो? मजा आता है। तेरा आने दे रिजल्ट, फिर मैं बताऊंगा। चुप हो जाया करो मेरे भाइयों। इतना ज्ञान देता हूँ तुम्हें मैं क्लास के अंदर, इतना बोलता हूँ, फिर भी नहीं होते चुप। चलो मैं टाइम पास कर रहा था, मुझे पानी पीना था। अब हम क्लास में आए, एकदम शांत। आज शायद आखिरी क्लास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमें इसको सुनना है। नेगोशिएबल में मेरा मन कर रहा है एक बार भाई रिवीजन करवाने की। करवा दूं रिवीजन? ठीक है। तो रिवीजन नोट से कराऊं या आईसीआई से? नोट से करा। तो ऑलमोस्ट आप सभी का सीए फाउंडेशन कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा रहता है। मेरे काबिल दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करो, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, रिवीजन वाली। और पिछली क्लास तक आई थिंक चेक का डिसओनर वाला टॉपिक हमने 138 सेक्शन कर लिया था। आज प्रेजेंटमेंट वाला करना है और एक कॉम्पनसेशन नाम का टॉपिक है, बस, और आपका पूरा हो चुका है। और आसान टॉपिक है, कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जब मैंने आप लोगों का शुरू किया तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन दी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ये कहती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक प्रोमिसरी नोट होता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और एक चेक होता है, जो कि पेबल टू ए सर्टेन पर्सन होता है और हिज ऑर्डर होता है और बियरर होता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, कई सारे तरीकों के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बट इस एक्ट के अंदर मात्र 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हमें एक्सप्लेन किया गया। ओनली 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट के अंदर एक्सप्लेन किए गए। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से वाले 3 एक्सप्लेन किए गए हैं? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ये याद रखना आप सभी, ठीक है? क्लियर है? तो सबसे पहली बात भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फीचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। क्या होता है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वन ऑफ द यूनिक फीचर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा कौन सा टाइटल मिलता है? बेटर टाइटल। HTC gets better title always in the case of negotiable instrument. All well. कुछ presumptions थी negotiable instrument की, वो presumptions क्या है जरा वो सुनना। हर negotiable instrument consideration के साथ होना चाहिए। किसके साथ? और हर negotiable instrument में presume किया गया है to have been drawn or made on the date that appears on it। मेच्योरिटी से पहले आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह को जो है वो ऑर्डर दोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेच्योरिटी से पहले वो नेगोशिएट हो सकता है, उसमें प्रॉपरली स्टैम्प होनी चाहिए। और हर होल्डर को क्या माना जाएगा? होल्डर इन ड्यू। स्टैम्प किसकी लगी होगी? स्टैम्प लगी होती है गवर्नमेंट वाली, गवर्नमेंट की स्टैम्प इसके अंदर होनी चाहिए। ऑल वेल। फिर बात होती है प्रोमिसरी नोट की। तो सेक्शन नंबर 4 प्रोमिसरी नोट का था, सेक्शन नंबर 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज और सेक्शन नंबर 6 चेक की बात करेंगे। सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन नंबर 6। ध्यान से सुनना।
तो promissory note is an undertaking in writing. promissory note एक राइटिंग में अंडरटेकिंग दिया जाता है. देखो बहुत प्यार से करा हूं रिवीजन, एक तरीके की रेगुलर क्लास समझ लो इसको, ठीक है. और बेटे थोड़ा बातें कम करो, डिस्टर्बेंस हो रही है मेरे को, ठीक है. बोलना नहीं चाह रहा, मुझे लगा समझ जाएगा, समझता ही नहीं. promissory note अंडरटेकिंग होती है कौन सी? इन राइटिंग. अब अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ समय बाद, 3 महीने 2 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, या तो आपको दूंगा या आपके ऑर्डर पर किसी को दूंगा, या फिर बियरर. बियरर मतलब जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ले आएगा मैं उस बंदे को मैच्योरिटी की पेमेंट कर दूंगा. कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, कुछ कॉमन बातें होती हैं. कीमत को 2 बार लिखोगे, एक राइटिंग में और एक स्टैम्प करके. प्रॉपरली होना चाहिए, प्रॉपरली डेटेड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बैठ जाओ, जगह खत्म हो गई क्या? इसी में कर लो, एडजस्ट हो जाओ, ठीक है. जल्दी बैठो बेटा, सेटल हो जाओ जल्दी. सुनना, प्रॉमिसरी नोट एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, सॉरी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जिसमें मैं एक अंडरटेकिंग दे रहा हूं एक सामने वाले पर्सन को, या उसके ऑर्डर पर या बियरर पर मैं इस समय पर पैसे दूंगा. कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, और आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल स्टडी मैट पे भी कुछ इसी तरीकों का इन्होंने फॉर्मेट बता रखा है. तो 2 पार्टी प्रॉमिसरी नोट के अंदर होना अनिवार्य है. एक को आप बोलते हो मेकर और एक को आप बोलते हो क्या? पे. तो मेकर और पेई में डिफरेंस क्या होता है? मेकर एक प्रॉमिसरी नोट बनाता है जिसमें वो अंडरटेकिंग देता है. किसको देता है? पेई को. कि भाई तुझे या तेरे ऑर्डर पर या बियरर किसी को भी मैं पेमेंट कर दूंगा. तुझे या तेरे ऑर्डर पर या बियरर को मैं पेमेंट करूंगा. तो मेकर मीन्स द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसरी नोट, और मेकर की हमेशा लायबिलिटी क्या रहती है? प्राइमरी एंड. और पेई जो होता है द पर्सन हुज नेम इन द प्रॉमिसरी नोट एंड टू हुम द मनी इज पेड. आगे समझ. तो प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर ये रिटन में होता है. इट मस्ट बी इन राइटिंग. एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होता है. भाई मैं एक्नॉलेज नहीं करूंगा, जैसे मैं ये बोलूं हाँ मुझे आपको पैसे देने हैं, भाई ये कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है. मैं ये बोलूं यस आई विल पे यू ₹10,000, दिस इज व्हाट प्रॉमिसरी नोट. तो अनकंडीशनल होना चाहिए, और अगर कंडीशन होगी तो वो कंडीशन बाउंड टू हैपन होगी. तो मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, आपका स्टडी मैट भी देता है. मैं ये बोलूं उसकी शादी के 3 महीने बाद पैसे ले लेना, ये अनकंडीशनल नहीं है, ये कंडीशनल है. मैं ये बोलूं उसकी डेथ के 3 महीने बाद दे दूंगा तो ऑल वेल. एक मैसेज करिए. अनकंडीशनल. और चौथी बात मनी ओनली. यहां बात किसकी होती है? सिर्फ मनी की होती है, मनी के अलावा और किसी की बात. मनी के साथ में कोई बार्टर सिस्टम भी कर रहे हो ना, पार्टली एक्सचेंज, वो भी अलाउड. साइन करता है मेकर, पे सर्टेन होता है, और स्टैम्प की जरूरत होती है. ठीक है, डन है. मुझे लगता है कई बार रिवाइज कर लिया, अब तो सर उधेड़ के आ जाएंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो. ठीक है, सेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि कहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहता है डेफिनेशन, इट मींस ए रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर. मेकर मतलब ड्रॉवर. डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, यानी कि ड्रॉई, to pay a certain sum of money
अनदर ओनली टू अनदर पर्सन और इज ऑर्डर और टू द बियरर। मतलब देखो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? प्रोमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है मेकर, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर जो होता है वो अनकंडीशनल ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि तू पेई को पैसे दे दियो। अगर पेई और ड्रॉवर सेम है, मतलब ठीक है, पेई और ड्रॉवर सेम होते हैं, दो पार्टी होती है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी कोई खास फॉर्मेट नहीं है। इसका फॉर्मेट भी उसी तरीके से है जो हमने प्रोमिसरी नोट में पढ़ा था। तीन पार्टी होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर। एक मेरे बच्चे ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है। अगर पार्टी दो होगी तो ऑलवेज ड्रॉवर एंड पेई सेम होगा। फिर हमने बात करी चेक की। चेक बहुत आसान सा टॉपिक हमारा था, बहुत डिटेल तक हम गए, 4 लेक्चर्स हो चुके हैं नेगोशिएबल के, आज 5वां चल रहा है। तो चेक क्या होता है? तो चेक को सेक्शन नंबर 6 के अंदर बता रखा है। सेक्शन नंबर 6 बताता है चेक के बारे में। चेक कहता है इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये एक ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ किया जाता है अपॉन स्पेसिफाइड बैंकर। जैसे मेरा बैंकर कैनरा बैंक है, तो मैं चेक जो है वो आपको इशू, जैसे एक क्लास में उसको एग्जांपल दिया था हमने, कौन सा था तेरा? कोटक महिंद्रा बैंक का इसका बैंक है, तो ये किसी को अगर चेक देता है तो ये कौन सा ही देगा? मेरा HDFC है तो मैं HDFC दूंगा। यानी कि मैं अपने HDFC बैंक को ये ऑर्डर दे रहा हूँ कि भाई पेमेंट कर देना, तो वो बैंक मेरे ऑर्डर पे पेमेंट करेगा बिना ऑर्डर के, इसीलिए कहते हैं पेबल ऑन डिमांड। सही है। चेक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चेक भी होता है और ट्रंकेटेड चेक भी होता है। चेक हमारे कितने टाइप के होते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक और एक ट्रंकेटेड चेक। अब इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड चेक के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक और ट्रंकेटेड में डिफरेंस ये होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है वो एग्जैक्ट मिरर इमेज होती है ओरिजिनल चेक की। इलेक्ट्रॉनिक चेक इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल चेक। और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है बेटे? क्या होता है, पुराने टाइम में चेक क्लियर होने में बहुत समय लगता था, तो फिर अब ना एक स्कैन किया जाता है। जैसे मुझे उस बंदे ने कोटक का एक चेक दिया, उसका बैंक कोटक है, मेरा HDFC है, मैं उस चेक को HDFC में डालूंगा। अब HDFC वाला पहले क्या करता था? पहले वो चेक फिजिकली पोस्ट करता था कोटक में, फिर कोटक वाला एक्सेप्टेंस देता था, फिर वहां से पैसे आते थे, तो टाइम टेकिंग था। अभी क्या होता है? सिंपल, HDFC मेरा बैंक क्या करेगा, उसको वो स्कैन करेगा चेक को और स्कैन करके भेज देगा इमीडिएटली। इसको बोलते हैं कौन सा चेक? ट्रंकेटेड। तो चेक में भी 3 पार्टी होती है, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है। ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉवर कौन होता है? इट मींस ए मेकर ऑफ द चेक। जो चेक का मेकर है वो कौन है? ड्रॉवर है। और ड्रॉई कौन होता है? इन केस ऑफ चेक द बिल इज ड्रॉन अपॉन ओनली ए बैंक। और एक पेई होता है, इट मींस द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज ड्रॉन, जिसके फेवर में चेक को क्या किया गया है? ड्रॉ किया गया। सब समझ गए? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ यूनिक फीचर्स ऑफ चेक की। तो यूनिक फीचर चेक का कहता है इट मस्ट बी ड्रॉन ओनली ऑन द बैंक वेयर द ड्रॉवर मेंटेन हिज अकाउंट। अच्छा, मेरा SBI बैंक में अकाउंट है, तो क्या मैं किसी और बैंक का चेक दूंगा? द चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड और देयर इज नो नीड ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक। ये कॉमन बात है। देखो, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में स्टैम्प ड्यूटी लगती है और चेक के केस में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। 2 टाइप के चेक है, मैंने बता दिया। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच का डिफरेंस। एंड पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छे से आ गया था? बुक से पढ़ा था सबने? ईमानदारी से बताओ किसने बुक से नहीं पढ़ा? जेन्युइन क्यों बेटे? रीजन? अभी थोड़ी देर पहले पिछले बैच में बता रहा था मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, आपके बैच में भी गलती मत करना किताब से ना पढ़ने की।
लिखोगे क्या पेपर में? ये नोट्स के लिखोगे? नोट्स समझने के लिए होते हैं टॉपिक। क्या तुम नोट्स 7 नंबर का क्वेश्चन इससे लिख लोगे नोट्स का? कि कैसे ये नोट्स सिर्फ टॉपिक को समझाने के लिए बताए जाते हैं। स्टडी मटेरियल 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां से आते हैं। हाँ जी, आपको स्टडी मैट के बिना आप पास नहीं हो सकते, आप बस लिख लो इस बात को। पहले दिन से बोल रहा हूँ, शुरू से पढ़ा रहा हूँ स्टडी मैट से। स्टडी मैट नहीं करोगे भूल जाओ, ये मेरा दावा है। मैंने पिछले कई सालों से मैंने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को उठा के चेक करके उनकी लैंग्वेजेस को पकड़ के सब कुछ कॉमन एक ही बात है। देखो 10 जगह पर नहीं दौड़ना, एक चीज उठा लो, स्टडी मैट पढ़ मारो। मैं आपको कह रहा हूँ आपका लॉ पार है। सही है, करो मेहनत करो। लॉ का स्टडी मैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल वेल, आगे बढ़ते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट सबसे पहला एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन और इज ऑर्डर, या पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन ओनली विदाउट कंटेनिंग द नेम ऑर्डर। ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा एक बात बताओ, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को जब कोई ट्रांसफर करता है तो वो सिर्फ बाय डिलीवरी होगा या बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी शब्द बहुत अच्छे से आता है आपको, ये आना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ कभी नहीं होनी चाहिए। फिर है दूसरा डॉक्यूमेंट, नाम है बियरर इंस्ट्रूमेंट। तो इट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग द वर्ड बियरर और द ओनली एंड लास्ट endorsement is a it means an endorsement in which endorser puts its signature without writing the name of example pay to Ravi or bearer। bearer इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन कैसे हो सकता है? ओनली बाय, बोलो, ओनली बाय डिलीवरी। ऑल वेल, फिर हमने सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट बताया। मैंने आपको, मैंने कहा आरबीआई ये कहता है कि जानकार बनो और सतर्क रहो। यही कहता है ना आरबीआई। आरबीआई कहता है कि कोई भी बंदा अदरवाइज एन आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर ऑन डिमांड इशू। मैंने आपको बताया था झगड़े बहुत होते हैं। अब मान लो तुम लोगों को यहाँ कोई 10-12 हज़ार रुपये मिल गए तो सब तुम्हारे ही हैं, फिर जिसके हाथ में सब मेरे ही है। मम्मी ने फीस के लिए दिए थे, बस इसको छोड़कर ये मुझे दे देगी, ठीक है? समझ रहे हो? चलो, टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एक प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट तब होता है जब इट इज मेड पेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, ऑन ए स्पेसिफिक डे और आफ्टर साइट या ऑन प्रेजेंट। बताओ आफ्टर साइट क्या था? ऑन प्रेजेंटमेंट, जिस दिन प्रेजेंट करो उसके, मान लो लिखा है 10 days आफ्टर साइट, तो जिस दिन आपने प्रेजेंट किया उसके 10 दिन के बाद। और एक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है जब जागो तब सवेरा, जब पैसे की जरूरत हो आ जाना ले जाना, इसको बोलते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये शब्दों से खेल रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? यही है अपना पूरा मेन नेगोशिएबल का। फिर बात हुई सर पेपर में आने वाला क्वेश्चन, पता नहीं दिल कह रहा है पेपर में आएगा ये इनलैंड वाला, क्यों कह रहा है पता नहीं, तो बाकी का चैप्टर भी करके जाना। चलो इनलैंड रट के गए, वहां से वो प्रोमिसरी नोट उठ के दे दिया उन्होंने, ठीक है? बहुत अच्छे से करके जाना। तो ठीक है, अब बात करते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की। सेक्शन नंबर 11 कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ, सबसे पहली बात ए और बी में देखो बड़ा फर्क है। ए कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और बी की दो में से एक फुलफिल हो जाए। ए और बी दोनों फुलफिल हो लेकिन बी की दो में से एक फुलफिल हो जाए बस, ठीक है? तो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज मेड और ड्रॉन इन, वो मेड और ड्रॉ हुआ हो इंडिया में,
एंड पेबल हो इन इंडिया या drawn upon a person resident in simply an instrument will be called as inland instrument if any of the following condition is satisfied: it drawn and made in India and payable in India, or it drawn or made in India and drawn upon person resident of India. ठीक है, ये रिवीजन अभी चल रही है, अभी मेन क्लास शुरू नहीं हुई है। फिर हमने बात करी फॉरेन बिल की। फॉरेन बिल क्या होता है बच्चे? सर जो इंलैंड नहीं होता वो फॉरेन होता है, बात खत्म। अगला कंसेप्ट मैंने स्टार्ट किया, इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट? इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट को आप इनकोहेट बोलते हो। मतलब मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट दिया जिसपे स्पेसिफाई नहीं किया, अमाउंट साइन वाइन करके दे दिया, और स्टैंप ड्यूटी उस इंस्ट्रूमेंट पे इतनी है। मान लो मैंने आपको बोला 10,000 रुपए भर लेना, और स्टैंप ड्यूटी मैंने 20,000 तक की लिमिट थी और आपने 20 भर लिए, तो गलत हो गया ना। और भरने के बाद किसी इनोसेंट बायर को दे दिया, तो क्या इनोसेंट बायर को एचडीसी नहीं मिला? क्या वो लाइबल होगा? नहीं। समझ गए? वो लाइबल नहीं। तो ये था इनकोहेट सेक्शन 20। फिर हमने बात करी एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की। मेरे प्यारे बच्चे, एम्बिगुअस वर्ड का मतलब होता है अनक्लियर, इसको आप वेग भी बोलते हो, ठीक है, वेग इंस्ट्रूमेंट। तो अनक्लियर इंस्ट्रूमेंट मतलब वेग इंस्ट्रूमेंट। मान लो एक बंदा है सल्लू, उसने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज सलमान पे लिखा, देयर आफ्टर सल्लू एंडोर्स इट टू द SRK। नाउ SRK कैन ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज ईदर बिल और प्रोमिसरी। However, once decision is taken about the nature of instrument, it cannot be changed later. एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप इस डिसीजन को बदल नहीं सकते। ये लाइन याद रखना। मान लो आपको ये इंस्ट्रूमेंट मिला, ये आपको लग रहा है प्रोमिसरी नोट भी और लग रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी, तो आपको पहले तो एक डिसीजन लेना है, ये प्रोमिसरी नोट मानूं या क्या मानूं? बिल्स मान लिया तो प्रोमिसरी नोट नहीं मानोगे, प्रोमिसरी मान लिया तो बिल्स नहीं मानोगे। ऑल वेल। फिर बात आती है नेगोशिएशन। कैसी लग रही है रिवीजन? बाकी के चैप्टर्स की तरह डन है? फिर बात आती है नेगोशिएशन। क्या मतलब होता है नेगोशिएशन का? नेगोशिएशन मीन्स चेंज इन द टाइटल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को मैं कभी भी बिना इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी टाइटल चेंज नहीं कर सकता। और अगर बात बियरर इंस्ट्रूमेंट की होगी तो बाय डिलीवरी ओनली। बस यही था इसमें, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, बाय इंडोर्समेंट। और इंडोर्समेंट का मतलब क्या था? इट मींस साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई पीस ऑफ पेपर इफ देयर इज नो स्पेस ऑन द। ठीक है, ऑल वेल। और फिर हमने बात करी डिसओनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट 138 to 148। ये पढ़ा था तुम लोगों ने घर पे? सर अगर मैंने किसी को चेक इशू करा और वो चेक डिसओनर हो गया, बेटे दे देना। मैंने किसी को चेक इशू करा और वो चेक डिसओनर हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड, तो सामने वाला बंदा डायरेक्टली मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है। केस फाइल नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा, वो पहले मेरे को क्या देगा? 15 दिन का नोटिस। तो जिस दिन से तुम्हें पता लगा उसके 30 दिन के अंदर नोटिस दोगे और 15 दिन में मैं आपकी पेमेंट क्लियर करूंगा। और नहीं करा तो अब आ जाए 138 पे। समझ गए? यही दिन याद रखना, आपका टॉपिक क्लियर है। नहीं याद रखोगे भूल जाओ। चलो जी। फिर था प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मैं जा रहा हूं अब आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल, ठीक है? सही दिन आ गया। कुछ कह रहा सर यहीं तक तो पढ़ा था, वहां भी अब आता हूँ, है ना? यस।
एक मिनट। सर इसके आगे नोट्स लिखने हैं। नहीं, बुक से कर लेंगे थोड़ा सा। ये 1 मिनट रुक जाओ बस है। मार्क्स से फिर दे रही है इसको। चलो प्यारे बच्चों, चुप। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आपका एक टॉपिक आ गया। बस 2 टॉपिक आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रहते हैं और ये दोनों टॉपिक बड़े इजी से टॉपिक है। बस एक बार मतलब समझ में आ जाए तो ये टॉपिक भी क्लियर हो जाते हैं। तो प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हिंदी बताओ इसकी। क्या करना? जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, एक बार बताओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मल्टीपल टाइम्स क्या करता रहता है? ए ने बी को दिया, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, एफ जी एच आई जे होता रहता है। तो एक समय तो ऐसा होगा कि कोई एक आखिरी बंदा होगा, जे जे ने इसको माल दिया, इसने इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब जे ने आगे नहीं पास किया, जे को पैसों की जरूरत थी, वो सीधा किसके पास पहुंचा? तो ये ए के पास पहुंचा पैसे लेने के लिए। इसी को क्या कहते हैं? आया समझ में? भाई मेरे को जे को पेमेंट कब मिलेगी? जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंटमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि मान लो ए ने जो बिल इशू हुआ था, बिल की एक मैच्योरिटी थी 3 महीने की। अब जे गया वहां पर 3 साल बाद, तो क्या वो प्रेजेंटमेंट वैलिड है? आया कुछ समझ में? तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, बहुत अच्छे से समझिए। तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस 61। ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब जिस दिन प्रेजेंट करोगे उसके, जरूरी नहीं है 10 दिन, मतलब एक एग्जांपल दिया था वो, तो 5 दिन जितना लिखा हो, ठीक है। जैसे लिखा है 10 days आफ्टर साइट, तो जब प्रेजेंट करोगे उसके 10 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। मस्ट, पहले ब्रैकेट में क्या लिखा है? इफ नो टाइम और प्लेस इज स्पेसिफाइड देयरिन फॉर प्रेजेंटमेंट, be presented to the drawee thereof for acceptance if he can after reasonable search be found by a person entitled to demand acceptance within a after it is drawn and in business hour on a, तो वो रीजनेबल टाइम पे जाएगा। अब रीजनेबल टाइम जो है वो डिपेंड करता है पार्टी टू पार्टी, सिचुएशन टू सिचुएशन। और आफ्टर साइट है तो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट देने कब जाओ? रात को 2:30 बजे बैल बजा दी, गेट खोलो जी।
और वही इंस्ट्रूमेंट होल्डर भाभी जी हैं फिर। तो भाई साहब जो पिटाई होगी उस हस्बैंड की कमरे के अंदर 2:30 बजे रात को, ये क्या लेकर आई है इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो कुछ बात को? तो भाई सारे काम कब करने हैं? बिजनेस आवर्स। यहां तक कोई दिक्कत है? In default of such presentment, no party thereto is liable thereon to the person making such default. If the drawee cannot, after reasonable search, be found, the bill is what? Dishonored. मतलब क्या कह रहा है? कुछ क्या कह रहा है? जल्दी बताओ। Yes. सर अगर प्रेजेंटमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया किसी पार्टी ने तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं होगी, वो किसी भी गलती में। हाँ जी, आप बताएं क्या कह रहे हैं? भाई टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड प्रेजेंटमेंट का। ड्रॉई जो है वो मिल नहीं रहा, तो वो बिल अब क्या माना जाएगा? क्या करें अब उसका? इफ द बिल इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट ए पर्टिकुलर प्लेस, मान ले डायरेक्शन दी गई है कि ये बिल जो है प्रेजेंट करना है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, इट मस्ट बी प्रेजेंटेड एट, and if the due date for presentment he cannot after reasonable search be found there, the bill is आ गया समझ में? देखो दोनों में, ऊपर भी डिसऑनर बताया, दूसरा भी। where authorized by agreement or usage, usage मतलब परंपरा, a presentment through the post office by means of a registered letter is sufficient। अगर परंपरा शुरू से चली आ रही है कि पोस्ट से प्रेजेंट कर सकते हैं, या एग्रीमेंट में लिखा है कि पोस्ट से कर देना, और आपने पोस्ट से कर दिया, तो वो सफिशिएंट आपकी प्रेजेंटमेंट मानी जाएगी, गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ तक ओके? बेटे आ गया? नहीं आ रहा? चलो अब स्टार्ट हो गया। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, प्रेजेंटमेंट ऑन ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। जरा इस पूरे पैराग्राफ को फटाफट से पढ़ो, पूरे के यहां से लेके यहां तक पढ़ो। क्या लिखा है? प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। कह रहा है ए प्रोमिसरी नोट पेबल एट ए सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट, आफ्टर साइट समझ में आ रहा है ना? मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द मेकर देयर ऑफ। अच्छा, मेकर ने वादा किया था ना, तो वो किसको दिया जाएगा प्रोमिसरी नोट? फॉर साइट इफ ही कैन आफ्टर रीजनेबल सर्च बी फाउंड by a person entitled to demand payment within a reasonable time after it is made and in business hour on a business। बिल्कुल सेम है ऊपर वाला। In default of such presentment, no party thereto is liable thereon to the person making such। अगर कोई डिफॉल्ट किया तो जिसने डिफॉल्ट किया है कोई भी पार्टी उसके लिए लाइबल। आगे है ड्रॉइज टाइम फॉर डेलिबरेशन। कह रहा था होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई ऑफ ए बिल्स, मतलब यहाँ पर 48 घंटे एक्सेप्टेंस के लिए मिलते हैं, और 48 घंटों में पब्लिक हॉलिडे। ये कह रहा ड्रॉइज टाइम फॉर डेलिबरेशन। द होल्डर मस्ट इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई ऑफ ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर एक्सेप्टेंस अलाउ द ड्रॉई 48 आवर एक्सक्लूसिव ऑफ टू कंसीडर वेदर ही विल ऑल वेल। आगे कहता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट 64। कह रहा प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द
एक्सेप्टर और ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, और मेकर किस केस में? मेकर को कब प्रेजेंट किया जाएगा? बोलो ना, प्रोमिसरी नोट के केस में। और ड्रॉई को कब किया जाएगा? Therefore, thereof respectively by on or behalf of the holder as hereinafter provided. In default of such presentment, the other party thereto are not liable thereon to such. Where authorized by agreement or usage, presentment through the post office is sufficient. सही है भाई, मैंने प्रेजेंट किया ना पैसों के लिए, तो पोस्ट ऑफिस से करूंगा। परंपरा रही है पोस्ट ऑफिस की, ओके है। अगर एग्रीमेंट है कि पोस्ट ऑफिस से करना तो भी हो। और पार्टी ऑफ डिफॉल्ट के लिए कोई भी लाइबल एक्सेप्शन, ये अच्छा है, अच्छे से सुनना। वेयर अ प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड, मतलब अभी डिमांड इंस्ट्रूमेंट बोला था, जब जाओ तब सवेर। And is not payable at specified place, no presentment is necessary in order to charge the makers thereof, notwithstanding anything contained in section 6. 6 किसका है? 6 है check का। Where an electronic image of a truncated check is presented for payment, the drawee bank is entitled to demand any further information regarding from the bank holding the truncated check in case of any reasonable suspicious about the genuineness of the apparent tenure of the instrument. मतलब चेक के केस में सेक्शन 6 कुछ भी कहता हो, चेक के केस में अगर कोई ट्रंकेटेड चेक आया है तो बैंकर सेक्शन 6 में लिखी हुई, मान लो पेबल ऑन डिमांड होता है ना हमेशा चेक, तो भी बैंकर पे पावर है कि वो दूसरी चीजें, दूसरी इंफॉर्मेशन मांग सकता है अगर बैंकर को कभी भी कोई सस्पिशियस नजर आए। आगे समझ? चलो, आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट। सो प्रेजेंट कब करो? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस एंड इफ एट ए बैंकर्स विद इन, क्योंकि ज्यादातर बिल्स वगैरह डिस्काउंट कहाँ होते हैं? तो रात को जाओगे जेल चले जाओगे हर लूटने के चक्कर में। चलो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट। कह रहा ए, अब यहाँ क्या है? आफ्टर डेट और, कह रहा ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट ए स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर डेट और साइट देयरफॉर मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट, तो उसी टाइम पर देना, फिर वो प्रेजेंट करना। अच्छा, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय, अब यहाँ इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। कह रहा है ए प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ, ये रट लेना, कितने दिनों में? थर्ड डे। और अगर थर्ड डे पर पेमेंट नहीं मिली तो मान लिया जाएगा जिस दिन मैच्योरिटी थी, जिस दिन इंस्टॉलमेंट की डेट थी, उसी दिन से पेमेंट नहीं करिए। डन है? ये सब पढ़ा है आपने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा हुआ। आगे है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट, अगर लिखा हुआ है भाई स्पेसिफाइड प्लेस पे जाना और कहीं नहीं। ए प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक मेड, ड्रॉन और एक्सेप्टेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पार्टी देयरऑफ बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट। मैं कहूँ मुझे इस रूम में क्लास लेनी है आप लोगों की, तो आप पार्क में नहीं बैठोगे, मुझे सर यहाँ हवा आ रही है। सही है? इंस्ट्रूमेंट पेबल एट स्पेसिफाइड प्लेस, ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड डाउन और एक्सेप्टेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द मेकर बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट। सही है? प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस, तो जो रेजिडेंस होता है ना उनका, अब मान लो कोई प्लेस नहीं है तो मेकर का, ड्रॉई का जो रेजिडेंट है, जहाँ रहते हैं वो लोग, जहाँ उनका बिजनेस है या जहाँ घर है, वहां पर वही प्लेस मान लो कि वहीं जाके प्रेजेंट करेंगे। ऑल वेल? कह रहा है ए प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज नोट मेड पेबल एज मेंशन इन सेक्शन 68, वही स्पेसिफाइड प्लेस। अगर मेंशन नहीं है प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर, तो मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट द प्लेस ऑफ
अच्छा यहाँ बार बार सिर्फ प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों कह रहा है, चेक क्यों नहीं कह रहा? अरे साला बैंक में ही तो जाता है वो तो पक्का है, इसीलिए इन दोनों की बात करें। At the usual residence of the maker, drawee or acceptor thereof, as the case may be. Done जी? Presentment when maker etc has no known place of business or residence. अब बताओ आप क्या करें? तो जहां धर लेंगे वहीं प्रेजेंट कर देंगे, नहीं समझे? और जैसे आपका घर भी नहीं पता तो कहीं आप गोलगप्पे खा रहे थे चांदनी चौक में, वहीं पकड़ लिया, मुंह में पानी था, पहले पीछे सर पे हाथ मारा, पानी बाहर, सारा पानी गोलगप्पे वाले के पतीले के अंदर, पहले तो उसने मारा पहले तो उसको सजा दिलवाई गई। इमेजिन करो ऐसा हो जाए तो, क्योंकि अक्सर बंदा गोलगप्पा उसकी पतीले के चिपक के खा रहा होता है। एक दो बार तो मैंने देखा, मैं गया एक बार गोलगप्पे खाने तो दो भाभी जी गोलगप्पे खा लिए, एक बार बोले दो भाभी जी गोलगप्पे खा रही थी, एक भाभी जी ने गोलगप्पा लिया और थोड़ा पानी उसमें ज्यादा था, भाभी जी का मुंह थोड़ा छोटा था, तो एक लाइन पानी की यहाँ से और एक लाइन पानी जो इधर वाली थी वो तो जमीन पे गिर गई, इधर वाली लाइन गई सीधा पतीले के अंदर पानी। अब वही गोलगप्पे वाला ऐसे देख रहा कोई नहीं है, और भाभी जी ने कुछ बोला नहीं क्योंकि उनकी गलती थी। उनके साथ वाली जो दूसरी भाभी जी उन्होंने कहा बस बस मेरा पेट भर गया, और उसी गोलगप्पे वाले ने एक कटोरी उठा के मुझे दी, मैंने कहा मुझे बल्ले पापड़ी खानी, ठीक है। वहाँ बड़ा पाप होता है वो गोलगप्पे, देखना वहाँ चिपक के ही खाते हैं, बीच में मटका रहा होता है और ऐसे खा रहे होते हैं। वो पानी मांगते तो ऐसे पानी देखना, कभी भी वो प्लास्टिक की कटोरी होती है, वो पानी लाते लाते भी आधा आधा छलक जाता है और छलकता है उसी मटके के अंदर, देखा कभी तुमने? इतना बनाया है क्या कह रहे हैं? क्या आपने बनाया है? मैंने बनाए हुए गोलगप्पे, बच्चों को बनाता हूँ यहाँ पे, बेचता नहीं हूँ, बेचता हूँ, ठीक है। बेचता नहीं बोलते, ओके आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़े। तो थोड़ा एक्सपीरियंस है ना गोलगप्पे वाली दुकान पे, क्योंकि भाभियाँ ज्यादा वहीं खड़ी रहती हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो है वो बचपन से बनी रही। जब छोटे थे तो रिकॉर्ड हो रही है तो क्या हो गया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मैं मजाक भी तो कर सकता हूँ, चलो जी आगे करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स रेजिडेंस एंड नो प्लेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, सच प्रेजेंटमेंट मे बी मेड टू हिम इन पर्सन वेरेवर ही कैन बी। जहां मिल गया वहीं पकड़ के प्रेजेंट कर देंगे, पहले तो ये प्रेजेंट करेंगे, कहाँ था तू, फिर ये प्रेजेंट करेंगे, पैसा दे, ठीक है। अब अगला है प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर, ये सुनना कह रहा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 84 अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉवर बी प्रेजेंटेड एट द, जहां पर ड्रॉवर अपना क्या करता है, which it is drawn before the relation between the drawer and his banker has been altered to the prejudice of the drawer, जहां पर ड्रॉवर अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है। क्लियर है? सुनना क्या लिखा हुआ, a check must in order to charge the drawer be presented at the bank upon which it is drawn before the relation between the drawer and his, मतलब जहां पर ड्रॉवर और बैंकर का रिलेशन बना हुआ है। ऑल वेल, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर, ए चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉवर बी प्रेजेंटेड विद इन ए रीजनेबल टाइम आफ्टर डिलीवरी देयरऑफ बाय। अब जैसे मैं एक चेक दूं, मैं तुम्हें बोलूं ये चेक सीधा अपने बैंक में जाओ और सेल्फ चेक लो, सेल्फ वाला देखा है आपने, सेल्फ ये अपना नाम डाल देते हैं हम चेक होल्डर का, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक डाला है तो अकाउंट में पैसे आते हैं, और चेक के ऊपर नाम डाल दिया मैंने आपका तो बैंकर सीधा आपको पैसे दे देगा, ठीक है।
प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन, तो ऑन डिमांड में सेक्शन 31 क्या था? आरबीआई वाला, ठीक है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 31, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन ए आफ्टर इट इज रिसीव्ड बाय द presentment by or to the agent representative of deceased or assignee of the, by or to agent representative of deceased, मतलब या तो मेकर मर गया, अब मेकर मर गया तो फिर वो प्रेजेंट किसको करें? मेकर के रिप्रेजेंटेटिव को। या पेई मर गया तो पेई का रिप्रेजेंटेटिव आएगा फिर, इसीलिए इन्होंने और टू सबके लिए लगाया है, ठीक है। कोई नहीं, अगर एक बंदा मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कर देगा। कह रहा प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और प्रेजेंटमेंट मे बी मेड टू द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द ड्रॉई का जो एजेंट होगा उसको करना, मेकर और एक्सेप्टर एज द केस में भी, और वेयर द ड्रॉई मेकर और एक्सेप्टर हैज डाइड टू हिज लीगल, और वेयर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इंस्टॉलमेंट टू हिज। डन बेटे। एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, और अगर कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं, क्या है? डिले इन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द। मान लो बैंक जा रहा था, रास्ते में बाढ़ आ गई, हो सकता है नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं हो सकता। अब भूकंप आ गया तो क्या पहाड़ पकड़ो, रुक जा, मुझे बैंक से मेरे ऊपर एक्ट लग जाएगा। अबे भाई बच, अभी जान बचा, अभी तू बैंक जाएगा, समझ गए? तो अगर कोई ऐसा एक्सक्यूज है जो रीजनेबल है तो कोई बात नहीं। हाँ, वो ना कुछ डिफॉल्ट से नहीं होना चाहिए, मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस नहीं, मैं सो रहा हूं मस्त, ऐसे नहीं भाई। कोई रीजनेबल कारण था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, डिले हो गया प्रेजेंटमेंट में। When the cause of the delay ceases to, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ तुमको। 8 नवंबर 2016 को मोदी ने नोटबंदी की थी, तो उस समय नोटबंदी की तो 1 या 1.5 महीने का समय था, अपने सारे नोट को क्या कर लो, एक्सचेंज कर लो, बैंक में डिपॉजिट कर लो। लेकिन उस समय पे बहुत सारे एनआरआई विदेशों में थे, क्या वो होल्डर नहीं थे? उनके पास पैसे नहीं थे। मान लो उनके पैसे इंडिया में घर में रखे हैं, घर में ताला लगा है, वो यूएस में, या वो यूएस ही कुछ कैश लेके गए हुए, तो भाई अब क्या किया जाए? उनको समय नहीं मिलना चाहिए। अब वो नहीं आ पाए आरबीआई के पास पैसे बैंक के पास जमा कराने के लिए, तो क्या उनको समय नहीं मिला? भाई उनको बहुत समय मिला था बाद में, 1 डेढ़ 2 साल तक ये नोट जो है वो बदले गए थे। आगे कह रहा है व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी 76 कहता है नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट। अगर ये सब केस होता है तो नंबर 1, इफ द मेकर ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द, मान लिया जाएगा डिसऑनर है, और डिसऑनर होने के बाद इनके ऊपर क्या चलाया जाएगा? केस चलाया जाएगा। मतलब मेकर खुद ही प्रेजेंटमेंट को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। अरे तूने उस टाइम पे जब प्रॉमिस किया था तब तो तूने नहीं बात ये वाली बोली, और आज तू पेमेंट देने से मना कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ही क्लोजेस सच बिजनेस ऑन ए बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर में आया बट उस दिन बंद था, ठीक है। If the instrument being payable at some other specified place, neither he or nor any person authorized to pay it attended such place during the usual, और जिस जगह का नाम लिखा था वहां पे प्रेजेंट किया गया लेकिन कोई बंदा ही नहीं था पैसे देने के लिए। और if the instrument not being payable at any specified place, he cannot after due search be, और वो मिला ही नहीं ढूंढने पे भी, तो अब क्या मान लिया जाएगा? डिसऑनर मान लिया जाएगा। डिसऑनर के बाद क्या करेंगे इनके खिलाफ? तो ये तो ए पॉइंट था। अब बी पॉइंट, एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयरविद इफ ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉटविथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। ये क्या है?
जल्दी बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है गर्ग साहब? क्या है हेडिंग? व्हेन प्रेजेंटमेंट, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर अगर एज अगेंस्ट एनी पार्टी against any party if after maturity with knowledge that the instrument has not been presented. अच्छा बी पढ़ रहे थे ना? ये कहाँ है? अगर उस जैसे कोई दो पार्टीज हैं मेकर और पे, लेकिन मेकर ने एग्री कर दिया अगर तू प्रेजेंट नहीं किया तब मैं तेरे को ड्यू पेमेंट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, उसमें आया सब सुनना। ये कह रहा है डिसऑनर माना जाएगा एज अगेंस्ट एनी पार्टी sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non-presentment। मतलब अगर तू प्रेजेंट नहीं भी करेगा तो भी मैं पे कर दूंगा किसी भी पार्टी में। एज अगेंस्ट एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के खिलाफ sought to be charged therewith if he has engaged to pay notwithstanding non-present। तो फिर वो चीज क्या हो जाएगी? डिसऑनर मान ली जाएगी। ठीक है? As against any party if after maturity with knowledge that the instrument has not been he makes a part payment on account of the amount due of the instrument or promise to pay the amount due, या तो पे कर दिया या प्रॉमिस किया पे करने का, और अदरवाइज वेव हिज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट फॉर, या किसी ने छोड़ दिया, वेव कर दिया। और डी है एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ द ड्रॉवर कुड नॉट सफर डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच, तो भी डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है? अगला लास्ट है लायबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किसकी गलती है? तो when a bills of exchange accepted payable a specified bank has been duly presented there for payment and dishonor, if the banker so negligently or improperly keeps deal with or deliver back such bill as to cause loss to the holder, तो वो compensation, तो बैंकर क्या करेगा? compensation देगा। देखो बिल सबमिट किया, कोई दिक्कत ही नहीं थी बिल के अंदर, ना ड्रॉवर की दिक्कत, ना पेई की दिक्कत, ना ड्रॉई की दिक्कत, और बैंकर ने क्या कर दिया? वो डिसऑनर कर दिया। क्यों करा? कोई रीजन नहीं, बैंकर की नेग्लिजेंसी की वजह से। तो फिर ये कॉम्पनसेशन फिर कौन देगा? बैंकर देगा। ठीक है? तो ये रूल्स हैं कॉम्पनसेशन के। बस ये लास्ट है, खत्म। तो जरा सुन लो रूल्स ऑफ कॉम्पनसेशन। द कॉम्पनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक बाय एनी पार्टी liable to the holder of or any endorsee shall be determined by the following. Number 1, compensation ऐसे पता लगता है। The holder is entitled to the amount due upon the instrument together with the expenses properly incurred in presenting, noting and protesting it. सिर्फ डैमेज नहीं मिलेगा, उसके सारे खर्चे जो किए ना बंदे ने वो भी सारे मिलेंगे। भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरह ही है, वहां भी मिलते हैं ना। बी, when the person charged resides at a place different from that at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between the, समझ गए? अगर वो अलग प्लेस में रहता है, हमारा दिल्ली का था, चेन्नई में मिला, मेरा खर्चा हुआ होगा, सब ले लूंगा उससे। चेन्नई गए हो कभी ट्रेन से? कभी जाना, लेट रहे होगे ऐसे बोगी में ट्रेन की कि कब पहुंचूं, दुनिया की सारी एक्टिविटीज हो जाएगी लेकिन तुम पहुंचोगे नहीं वहां। मैं ऑडिट करने गया था एक बार, मेरे को भेज दिया ऑफिस से उन्होंने, सालों ने
वो भी एंड में भेजा बिल्कुल, जहाँ समुंदर नहीं है, जहाँ रामेश्वरम के आसपास। अब हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन थी कोई साउथ वाली। अब उस टाइम ना ये गूगल नहीं थे ज्यादा, मैं ये बात है 2009 की, 9 या 10 की। तो गूगल मतलब ऐसे जो फोन नहीं होते, मैप और चीजें, कोई भी बात हो 1 मिनट चेक कर लो, डिस्टेंस, ये वो कुछ नहीं था, इतना दिमाग कोई नहीं लगाता था। व्हाट्सएप कुछ नहीं था, SMS पे बात होती थी। मुझे बोला चेन्नई जाना, टिकट हो गई, टिकट उन्होंने मुझे मेल कर दी, मैं पहुंच गया। मेरी शुरुआत से आदत रही है ना, मैं कभी लंच लेके जाता हूँ कहीं। ये तो आप शादी के बाद थोड़े टाइम तक मेरी वाइफ ने दिया, अब मैंने उसको अपने जैसा बना दिया। अब शुरू में दिया उसने बैग वैग, मैंने उसको सिखा दिया कि कैसे नहीं देना तुझे लंच। मैं कभी नहीं लेके जाता लंच। मैं पहुंच गया ट्रेन में, मुझे क्या पता साल है इतनी दूर है, बता रहा हूँ ना। मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़े मेरे कष्ट सुन। अब ट्रेन पकड़ी, शाम 4 बजे की ट्रेन थी। अब ट्रेन में जब चढ़ते तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है आदमी को। सबसे पहली एक्साइटमेंट थी अगल बगल वाली सीट पे कौन रहेगी। भाई नई उम्र थी, 18-19 साल की उम्र में तो बंदा यही सोचता है, ठीक है। उस टाइम पे मैं उसी 19 साल के आसपास का था, ठीक है। अब ट्रेन में पहुंच गए तो जैसे सीट पे बैठे, यहाँ सामने एक बहुत मोटी सी आंटी जिन्होंने 3 सीट को अकेला ले रखा था, और एक उसकी सासू माँ। वो सासू माँ एक बार हंसे तो दांत ही ना समझ में आए कितने हैं, आड़े टेढ़े से, छोटा सा मुंह, आंख इतना अंदर सा। अब बेटा थाए जा। मैंने कहा यार इन दोनों को देखते हुए मैं कैसे चेन्नई पहुंची। फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाला, मैंने कहा काम करूंगा थोड़ा सा, तो बैग देखा तो लैपटॉप है ही नहीं, ठीक है। वो मैं भूल गया साला। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। अब ट्रेन चल पड़ी, तो अब ट्रेन चली, उसके बाद तो क्या ही बताऊं। अगला दिन आ गया, शाम के 4 बज गए, 24 घंटे हो गए। उसका भी अगला दिन आ गया, शाम के 4 बज गए, 48 घंटे हो गए। उसके बाद रात को 1 भी बज गए, और मैं इस बीच में कभी बोगी में लेट रहा हूँ, कभी खिड़की से जिम कर रहा हूँ, कभी गेट पे खड़ा हूँ। कोई गेट पे कई लोग बीड़ी घूम रहे, एक आधा सुट्टा मैंने ही मार लिया। क्या है ये? सारी बोगी आगे से पीछे तक नाप ली, सारी भाभियाँ देख ली, सब मैडमें देख ली, सारी आंटियाँ देख ली, सब अंकल देख लिए, सब काले पीले से अजीब से लोग थे वहाँ पर। देख के अब मैं माथा फोड़ रहा हूँ उसके साथ, जो टिकट वाले नहीं होते, उससे लड़ाई कर रहा हूँ। मेरे पास टिकट है फिर भी लड़ रहा हूँ कि तूने मुझे चेक नहीं किया, चेक क्यों नहीं किया। फिर उसके अगले दिन सुबह 9 बजे हम चेन्नई उतरे, मतलब मैं ही उतरा, अकेला ही गया। मेरे पास एक छोटा सा बैग था, उसको उठाने में मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने क्या मौत उठा ली। वहां से पहुंचा, फिर वापसी में जब कर ली ऑडिट कर ली, मजे भी बहुत लिए थे वहां पे मैंने। अच्छा होटल मिला था, खाना भी मैंने ऑर्डर किया। लोग लेफ्ट साइड देखते हैं ना ये सब्जियां, मैंने राइट साइड देखा MRP। जो सबसे महंगा वो लिया। उसी चक्कर में उल्टी सीधी चीजें भी आ गई थी। बड़े मजे लिए। आते वक्त बॉस कह रहा बेटे तेरी टिकट करा रहा हूँ मैं इसकी ट्रेन की। मैंने कहा सर या तो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, या तो मेरे पैसे काट लेना, लेकिन मेरे को फ्लाइट से भेजो। फिर वो हंस रहा, कह रहा तुझे पता नहीं था जाने में कैसा है। मैं कहा पता होता तो जाता मैं। कह रहा तुझे भेजा ही इसलिए तुझे पता नहीं था। ओ भाई बड़ा दूर है वो चेन्नई। तो चेन्नई भी नहीं, वो तमिल जहाँ उतरा था ना वहां से तो कितनी बसें लेके गया था मैं। जैसे स्ट्रगल नहीं होता दुनिया का, पहले उतरो, फिर वहाँ बस की छत पे बैठो, फिर बहुत आगे जाओ, फिर ऑटो में लटक के जो 20-50 लोग ऑटो में बैठे उनके बीचों में दब के जाओ। ऐसे वो नहा के नहीं आया सुंगो, ऐसे करके बिल्कुल टच भी ऐसे कर भी नहीं सकते, कुछ नहीं। तो एक्सीडेंट हुआ तो मौत ऐसी आएगी, ऐसे करेंगे। तो जैसे तैसे फिर मैं वहां उतरा, फिर वहां से पैदल मतलब कर कुरा के झीले विले पार करके तालाब
तब जाके वहां पहुंचा ऑडिट करने के लिए। तो ये बड़ा दूर है वो। अब मान लो कि बंदा दिल्ली का था और तुम्हें चेन्नई में मिल रहा है, तो रास्ते के तुम समझ ही गए अभी पूरा हालत। तो क्या वो सारे पैसे लोगे कॉम्पनसेशन के रूप में? तो मैंने कॉम्पनसेशन कैसे लिया था, मैंने वहां पर दबा के तो होटलों में ऑर्डर दिया, ठीक है। और अरे उस टाइम में लगाता भी था, मतलब शुरू की थी नहीं, अब छोड़ दी, कई साल हो गए छोड़े हुए। और तेरी मैंने तो फिर सबसे महंगी वाली लिया एक बार, उसके बाद तो मैं कई बार गिरा भी इधर उधर, वो अलग मैटर है, ठीक है। तो वो कॉम्पनसेशन मैंने लिया था। तो अब आप लोगों का कॉम्पनसेशन क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कि अगर दो डिफरेंट प्लेसेस है उन दोनों के बीच का आप ले सकते हो, ठीक है। सी पॉइंट है, एन इंडोर्सर हु बीइंग लायबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम इज एंटाइटल्ड टू अमाउंट विद इंटरेस्ट 18% फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जो असल डेट थी और जिस दिन पेमेंट हुई है बीच का 18% विद ऑल एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय द डिसओनर एंड पेमेंट, ठीक है। डी पॉइंट, when the person charged and such endorser reside at different places, the endorser is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between the two, ये वही है ऊपर वाला। And the party entitled to compensation may draw a bill upon a party liable to compensate him payable at site or on for the amount due to him together with all expense properly incurred by him। अच्छा, पैसे के बदले बिल जारी कर सकता है। Such bill must be accompanied by the instrument dishonor and the protest thereof. If such bill is dishonor, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as in the case of original bill. All well? Yes, sir. This was your chapter. बहुत दिन बाद किया, बहुत दिन से कर रहे हैं, बट हो गया। All well? रुक जा, बंद मत करो। एक काम करते हैं, इसकी समरी खींचते जरा, ठीक है। बड़ी है थोड़ी, बट कोई बात नहीं। शांति पूर्वक सुनेंगे। A promissory note is an what? Written and signed by the to pay a certain sum of money only to the order of the certain person. It does not include bank note or वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। Bill of exchange is unconditional written order signed by drawer directing a certain person to pay a certain sum of money to specified person or his order or to the check is the bill of exchange drawn on a specified banker payable only on include electronic and bearer instrument वो होता है जो express payable to its bearer, last endorsement blank होती है। Endorsement payable to order is the one which is expressed to be payable to a particular person, मतलब इसका ट्रांसफर by endorsement and delivery होगा, और bearer का ट्रांसफर कैसे होगा? A negotiable instrument drawn or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India shall be, जो inland नहीं है वो क्या है? जब नेचर इंस्ट्रूमेंट का क्लियर नहीं हो तो एम्बिगुअस होता है, और अगर अमाउंट वगैरह साइन वगैरह नहीं पता हो तो इनकोएट होता है। नेगोशिएशन मींस ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या तो बाय डिलीवरी अगर बियर है तो बाय इंडोर्समेंट अगर ऑर्डर है तो। नेगोशिएशन मे बी मेड बाय डिलीवरी ऑफ इंडोर्समेंट। ओके, तो बाय जा तू निकल, चल बेटे। तो इन्होंने पूरा ऊपर बोल दिया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है? सेक्शन 13 मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल एदर टू ऑर्डर और कैरेक्टरिस्टिक क्या इन राइटिंग होगा, साइन होगा, फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब HDC कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, अनकंडीशनल प्रॉमिस, सर्टेन ऑफ पेपर, टाइम ऑफ पेमेंट एंड पे, और लास्ट क्या है? डिलीवरी। नेगोशिएबल का प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, अभी इसी का ऊपर पढ़ा हमने। फिर एक क्लासिफिकेशन, बियरर ओके, बाय डिलीवरी, ऑर्डर, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इनलैंड, फॉरेन जो इनलैंड नहीं होता, इनकोएट मतलब इनकम्प्लीट, और एम्बिगुअस मतलब प्रेजेंटमेंट की आप बात करते हो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइड मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 48 आवर्स एक्सक्लूडिंग, अगर डिफॉल्ट करता हो नो पार्टी लायबल डेयर टू, इफ ड्रॉई नॉट फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा? और बिल्स ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टेड टू ड्रॉई एट ए पर्टिकुलर प्लेस, तो हमेशा उसी प्लेस पे आपको पहुंचाना है। प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट क्या है?
प्रोमिसरी नोट पेबल एट ए सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट है तो हमेशा रीजनेबल टाइम और बिजनेस आवर में, तो देखो दोनों में फर्क है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 48 घंटे और प्रोमिसरी नोट में रीजनेबल टाइम, और डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट है तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं होगी। रूल्स रिगार्डिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, याद रखना प्रेजेंटमेंट किसको करनी है, मेकर, एक्सेप्टर, और प्रेजेंटमेंट में डिफॉल्ट होगा तो कोई भी पार्टी लायबल, मतलब मेरे पास आ गया ये इंस्ट्रूमेंट, मैंने लेट प्रेजेंट किया तो अब कोई पार्टी डिफॉल्ट नहीं, मेरा खुद का नुकसान हो गया, मुझे करना चाहिए था ना प्रेजेंट। एक्सेप्शन, प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड एंड नॉट पेबल एट ए स्पेसिफिक प्लेस, नो प्रेजेंटमेंट इज टाइम ड्यूरिंग यूजुअल, ऑल वेल। फिर ये था कॉम्पनसेशन, जरा ये देख लो बस लास्ट। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ एनआई होल्डर कैन क्लेम अमाउंट ड्यू, सारे खर्चे और इंटरेस्ट 18%, और डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड सेक्शन 138 याद है, डेब्ट, चेक वाज इशूड टू डिस्चार्ज ए लीगली इन्फोर्सेबल डेब्ट, रीजन फॉर डिसऑनर होना चाहिए सिर्फ एक, इनसफिशिएंसी ऑफ, मैंने बोला था ना साइन वाइन होगा तो गड़बड़ नहीं है, फंड नहीं हुआ तो गड़बड़ है। प्रेजेंटमेंट 3 महीने में करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट केस कर दिया, डिसऑनर होती 30 दिन में वो बंदा बोलेगा, 15 दिन में उसको पेमेंट करनी है, फिर भी नहीं हुआ तो खत्म मामला। ओके, ये पूरा चैप्टर तुम्हारा मैंने घोल के पिला दिया।